कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ भाग को। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने आपको पीछे के चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया था, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और भी चीज़ें इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पीछे के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे मेंटेनेंस फंक्शन होते हैं जिन्हें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। वहाँ हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने यह बात पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मूवमेंट के आधार पे यह कहना कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है यह सही नहीं होगा। जैसे कि फ़ैन भी मूव कर रहा है तो क्या उसे हम लिविंग कह सकते हैं? तो नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में की थी। यहाँ उससे आगे कुछ और बातें देखने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूँ, ये कुछ जो पार्ट 1 है वो आपके कुछ खास काम का नहीं है, इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं आते हैं। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर भी मैं पूरा कवर कर रहा हूँ तो आपको ये पूरा पढ़ाते जाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ के रिजल्टेंट के रूप में होते हैं, मतलब कि बॉडी में ग्रोथ होगा तो उसके कारण मूवमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एज इन प्लांट्स अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस। जैसे कि एक उदाहरण है कि प्लांट में जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट करके वो ग्रो करेगा। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। और हम लोग देखेंगे कि सीडलिंग क्या होगा, जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो सीडलिंग क्या होगा, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के कारण क्या होगा, मूवमेंट होगा। And we can see that the seedling moves over the course of a few days. It pushes soil aside and comes out. और ये क्या करेगा, मिट्टी को हटाएगा और ऊपर की ओर आएगा। तो ये मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ के कारण। चलिए आगे देखते हैं। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। लेकिन बोला जा रहा है कि यदि इसका ग्रोथ ना होता तो क्या होता, तो इसका मूवमेंट नहीं होता। इसका मतलब यह जो मूवमेंट है वो कैसा है, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कि कुछ मूवमेंट तभी होंगे जब ग्रोथ होगा। लेकिन क्या सभी मूवमेंट ऐसे ही होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है? तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुँह को मैं चला रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट है उसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है। Some movements as in many animals and some plants are not connected with growth। जैसे कि मैंने बताया, तो कुछ मूवमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिनमें ग्रोथ की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज चीविंग कट। बफेलोज चीविंग कट मतलब पागुर करना। जो गाय भैंस है वो क्या करते हैं, पागुर करते हैं, तो वो अपने मुंह को चलाते हैं। कट मतलब क्या हुआ, पागुर। दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। तो आपने देखा पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने दो बात पढ़ा। मूवमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, एक मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ होगा और दूसरा मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो इससे कोई खास प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बातें लिखी गई हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। तो यह प्रश्न किया गया है कि ये जो विजिबल मूवमेंट है, जो मूवमेंट हमको दिख रहे हैं, उन्हें हम किससे एसोसिएट करते हैं, लाइफ से। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि यदि मूवमेंट हो रहा है तो उन्हें हम लोग लिविंग कहेंगे, ये आपने याद भी किया होगा। A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism। इसका यह आंसर है, या फिर हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मूवमेंट आपको कब दिख रहा है। पहला तो आपने देखा कि ग्रोथ हो रहा है तो मूवमेंट दिख रहा है, और दूसरा मूवमेंट कब हो रहा है, जब
आप अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप में क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक मरा हुआ व्यक्ति है या फिर कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है और उसके अगल बगल कोई बम फोड़ दे या फिर कुछ भी करे, तो उसमें कोई रिस्पॉन्ड होगा क्या, नहीं। लेकिन एक जीवित ऑर्गेनिज्म है और उसके आजू बाजू कोई एक बम फोड़े, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। यही हम लोग बोलते हैं कि यदि जो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में डाल देते हैं। वही बात यहाँ पे समझाया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आजू बाजू जो इन्वायरमेंट है उसमें यदि कुछ चेंजेस होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्स कुछ देगा। और क्या करेगा, तो मूवमेंट करेगा। जैसे कि बताया गया, देख सकते हैं आप, द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। मान लीजिए कोई कैट है, उसे एक माउस दिख गया तो वो क्या करना शुरू करेगा, उसको चेस करना शुरू करेगा। तो वो रिस्पॉन्स किया, किसके लिए रिस्पॉन्स किया, तो माउस उसको दिखा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्योंकि वह उसका भोजन है। नॉट ओनली दैट, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantages। ये भी मैंने बताया, environment में यदि कुछ change हो रहा है तो भी living organism क्या करता है, respond करता है। plant grows out into the sunshine, ये भी आप देख सकते हैं कि plant जो बढ़ रहा है वो किस ओर जाएगा, तो सूर्य की तरफ जाएगा, सन की तरफ जाएगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, जिस तरफ से उसे लाइट मिल रहा है उस और वो मुड़ रहा है, तो वो भी इन्वायरमेंट के प्रति क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ सिंगिंग, बफेलोज च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। कुल मिला के ये बातें लिखी गई हैं कि हमारे जो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में हो रहा है, या फिर कहें कि हम जीवित रहने के लिए भी मूवमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई शेर दौड़ा रहा है तो आप क्या खड़े रहेंगे, यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, भागेगा। इसका मतलब वह रिस्पॉन्ड करेगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ से कोई खास प्रश्न तो आता नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movements in response to the environment is carefully controlled। लेकिन एक बात यहाँ पर है, जो ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बहुत बातें लिखी गई हैं। एक बात ये बोल रहा है कि जो हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या इन्वायरमेंट के अनुरूप हम लोग जो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, वो बड़ा ही केयरफुली कंट्रोल्ड रहता है, वो बड़ा ही कंट्रोल्ड वे में रहता है। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो जिस प्रकार का आपका इन्वायरमेंट में चेंज होगा उस प्रकार का आपका मूवमेंट देखा जाएगा। वेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बात लिखा गया है कि यदि आप अपने दोस्तों से क्लास में बात करना चाहते हैं तो आप विस्पर करेंगे। आप चिल्लाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएंगे। तो क्यों नहीं चिल्लाएंगे? आपको कौन कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे, जिस कारण से आप विस्पर कर रहे हैं, मतलब फुसफुसा रहे हैं। और वही आप घर में जब बात करेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे, या फिर आप कहीं घूमने जाएंगे तो बहुत चिल्लाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि परिस्थिति के अनुसार आप कभी विस्पर कर रहे हैं, कभी तेज बोल रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब आपका जो एक्शन है वो कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल भी आपका एक्शन कंट्रोल किया जा रहा है। और यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले भी हैं कि आखिर वह कौन सा चीज़ है जो इन सारे बातों को कंट्रोल करता है। आगे और भी देख सकते हैं, रेदर देन शाउटिंग लाउडली, मतलब हम क्लास में जब बैठते हैं तो चिल्लाते नहीं हैं, विस्पर करते हैं। घर में बात करते हैं, लेकिन यदि आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप चिल्लाते हैं। तो ये तीन बातें हो गई। इन तीनों बातों को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो कि कंट्रोल कर रहा होगा। यही ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कि आखिर वो कौन सा चीज़ है जो इन सारे बातों को कंट्रोल करता है। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। अब चलिए, मूवमेंट है तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट था, हमारे ओठ का हिलना, हमको बोलना।
एक और मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यदि आप वॉक कर रहे हैं तो आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे। दूसरा, यदि आप किसी को चेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा तेज़ चलेंगे, लेकिन यदि आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है तो आप कैसे भागेंगे? इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 परिस्थितियाँ हो गई और तीनों परिस्थितियों में आपको भागना है, आपके पैर को मूवमेंट करना है। तो ये सारे परिस्थितियों में आपका मूवमेंट क्या हो गया? अलग अलग प्रकार से हो गया, यानी कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो जी हाँ, कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रहा है, वही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द इन्वायरमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से वह परिस्थिति आया उसी प्रकार से हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने बॉडी का मूवमेंट करते हैं, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। और उसके बाद हम लोग एक करेक्ट मूवमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड में देते हैं। In other words, living organism must use system providing control and coordination in keeping with the general principle of body organization. In multicellular organism, specialized tissue are used to provide this control and coordination activities. इसका मतलब क्लियर है कि हमारे बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसी प्रकार से हमारे बॉडी को एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी क्या हो, कंट्रोल्ड वे में काम करे और साथ में उसमें कोऑर्डिनेशन सही रूप से हो। यही हमारा चैप्टर भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और यहीं से हम लोगों का अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो एनिमल है उनमें ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नर्वस टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। मतलब नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों का जब कम्बिनेशन होगा तो हमारे शरीर का अच्छे प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो नर्वस टिश्यू के बारे में और मस्कुलर टिश्यू के बारे में, या फिर कहें तो टिश्यू चैप्टर के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। अब आइए आगे देखते हैं। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। यदि आप किसी गर्म चीज़ को छुए तो वो क्या हो सकता है? डेंजरस सिचुएशन हो सकता है हमारे लिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो हम लोगों को क्या करना होगा? ये तो पहले पहचानना होगा, उसको डिटेक्ट करना होगा और उसके अगेंस्ट क्या करना होगा? रिस्पॉन्ड करना। मतलब यदि आप कोई गर्म चीज़ छू रहे हैं, मान लीजिए आप आग पे बैठ गए हैं और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और ऐसा हो गया तो आप जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है कि हमें उसे डिटेक्ट करना होगा कि वो गर्म है कि फिर ठंडा है। यदि आपका डिटेक्शन कैपेसिटी ख़त्म हो गया है तो अब तो आप जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के लिए ये लिखा गया है, वी नीड टू डिटेक्ट। हमें इसको डिटेक्ट करना होगा, पता करना होगा कि क्या सिचुएशन चल रहा है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट। इसके बाद रिस्पॉन्स भी आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी पैरालाइज हो गया है, फिर आपको कोई आग पे बैठा दे तो भी तो आप जल जाएंगे। आप डिटेक्ट तो कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आपका पैर में पैरालिसिस है, बाकी शरीर डिटेक्ट कर पा रहा है और आपका पैर भाग नहीं पा रहा है, फिर भी तो आप जल जाएंगे। इसका मतलब दो चीज़ हो गया, पहले तो डिटेक्ट करना हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रिस्पॉन्ड करना हो गया। ठीक है, ये दो बातें। और एक बात और हम लोग देखेंगे, सोचना समझना, या फिर ब्रेन के द्वारा उसको सोचना समझना, ये तीसरी बात भी देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तो किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, दूसरा उसके बारे में सोचना समझना, और तीसरा क्या करना? फिर रिस्पॉन्ड करना। इन्हीं 3 बातों पे यह चैप्टर आधारित है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? तो फिर यही प्रश्न आया कि हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा नर्व सेल का, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला तो इसका डायग्राम हो गया और डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपको लेवलिंग है वो आपको लिखने को आएगा। तो आप देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी और यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं। ये है शॉर्ट प्रोसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स और ये है लॉन्ग प्रोसेस है जिसे बोलते हैं एक्सोन। तो ये हो गया सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी। और दूसरा ये देख रहे हैं आप, ये है एक्सोन। क्या है ये? एक्सोन। और ये जो शॉर्ट प्रोसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है। और ये है नर्व एंडिंग। ये क्या है? नर्व एंडिंग, मतलब ये जो नर्व है इसका एंड है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है न्यूरॉन का। तो यही अब बता रहा है कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, तो कुछ नर्व सेल के स्पेशलाइज्ड टिप के द्वारा हम इसे रिसीव कर पाते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, और ये रिसेप्टर यूजुअली हमारे सेंस ऑर्गन में लगे हुए रहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि आप नाक से कुछ टेस्ट करके बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। या फिर ऐसे में बोलूं कि आप मान लीजिए कि कोई चीज़ खट्टा है या मीठा है या जो भी चीज़ है उसे आप अपने हाथ से टच करके बताएं कि वो कितना नमकीन है, कितना मीठा है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि टेस्ट के रिसेप्टर हमारे हाथों में नहीं लगे हुए हैं। टेस्ट के रिसेप्टर कहाँ लगे हुए हैं? तो हमारे टंग में लगे हुए हैं। तो यही बोलता है कि ये जो सेंस ऑर्गन है वहाँ कुछ खास रिसेप्टर लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप हाथ से ज़रा देख के बताइए कि वहाँ पर क्या है, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ आपके हाथ को देखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं दी गई है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन आप जानते हैं, उनमें रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जिसके द्वारा हम बहुत सारे बातों को सेंस कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। सच एज द इनर ईयर, हमारा कान हो गया, नाक हो गया, टंग हो गया। तो जैसे मैंने बताया इनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। यदि टंग है तो वो बस टेस्ट करेगा, नोज़ है तो वो बस गंध को सूंघेगा, ईयर है तो वो बस सुनेगा, आँख है तो वो बस दिखेगा, त्वचा है तो वो क्या करेगा? स्पर्श करके बताएगा। तो क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें खास रिसेप्टर्स लगे हैं जो उसी बात को सेंस कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें सेंस दूसरे चीज़ को सेंस करने की पावर नहीं है। एंड सो ऑन। तो इस यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स का नाम दिया है जो कि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। 2 रिसेप्टर्स का नाम दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या है? तो गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है? टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो ये था यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आप आगे की वीडियोस को देखें, वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन को बताया गया है। इसके पहले मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपने चैनल पे बनाया है एसएसटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो आप उन सारे वीडियोस को वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को खोलें, वहाँ के बहुत सारे प्लेलिस्ट को खोलें और इन वीडियोस को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।